गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग ट्वेल्थ अच्छे मार्क्स से पास करके और बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हैं और आपने महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय में एडमिशन लिया है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीचर का और स्टूडेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो आमने सामने नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ वर्बली हो रहा है। आप लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तब तक ऑनलाइन। और जैसा कि आप लोग सुन ही रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है 15 जनवरी से ओपन करने का। मे बी पॉसिबल वो सही भी हो सकता है या बाद में और भी उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, पर जब भी होगा ऑफलाइन क्लासेस जब भी लगेंगी तब भी आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। और यहाँ हम जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड्स करेंगे वो आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे। आप उनको देखें, समझें, पढ़ें। वो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको जो है अभी लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पर किस प्रकार की मैथोडोलॉजी यूज़ करेंगे आपको पढ़ाने के लिए, और आप उसको किस तरीके से अपने जो है अच्छे से अच्छे वे में उसको समझ सकते हैं। ठीक है। बच्चे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के होंगे, तो हमारा जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो बाइलैंग्वल होता है, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उस चीज़ को समझ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उसे समझ सकें। प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्योर इंग्लिश यूज़ करते तो हिंदी मीडियम के बच्चे के कुछ समझ नहीं आना, और अगर हम प्योरली हिंदी में पढ़ा देंगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे के कुछ समझ नहीं आएगा। चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑफलाइन क्लासेस हो, हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो भी यही चलता है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन में हैं और ग्रेजुएशन का बेसिकली कोई मीडियम नहीं होता है। आप कोई भी कॉलेज में चले जाएं, वहाँ पर बच्चा जो है आपको दोनों मीडियम का मिलेगा इन क्लास। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, है ना। बेसिक तो हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और केमिस्ट्री में जो है अब यहाँ सिलेबस की बात जब आती है तो सबसे पहले बात ये करने वाली है कि आपके दो क्लासेस हैं। एक तो है बीएससी जो नॉर्मल या ओनली बीएससी चलता है, और एक इंटीग्रेटेड बीएससी है जिसमें बीएससी प्लस बीएड है। कुछ बच्चों ने जो है इंटीग्रेटेड वाले कोर्स में एडमिशन ले रखा होगा, जो कि पीटीटी का एंट्रेंस पास करके आए हैं। और कुछ बच्चे जो सुन रहे होंगे वो ओनली बीएससी के होंगे, तो घबराइए नहीं, क्योंकि बीएससी का और बीएससी बीएड का काफ़ी हद तक कोर्स जो है वो सिमिलर है। ठीक है। कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंस है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बीएससी की। तो जो नॉर्मल बीएससी वाले बच्चे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले, कि आप चाहे पीसीएम के हों या सीबीजेड के, यानी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है या केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी लिया है, कोई भी आप स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के 3 पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है। बीएससी में हर सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर पढ़ने होते हैं। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के आपके 3 पेपर होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। आपका फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड द थर्ड पेपर इज फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये देखिए 2016 का ये सिलेबस है। तो आप घबराना नहीं कि सर 2016 के सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, हम तो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये जस्ट समझाने के लिए है। हालांकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो 2016 में था वही अभी तक 2021 तक वही चल रहा है सिलेबस। ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं है। और 2021 वाला भी मेरे पास है, लेकिन उसकी पीडीएफ फाइल मुझे अभी मिली नहीं, तो मैंने ये वाली जो है आपको दिखा दी है। बाकी सिलेबस सेम है। ठीक है। हर साल चेंज जो है रिन्यू होता है, लेकिन कुछ चेंज नहीं होता, तो वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही जो है डाल दिया जाता है। ठीक है। और
अब बीएससी बीएड वाले बच्चे ध्यान से सुनना, आप लोग एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं और ऑप्शनल फॉर्म भरा होगा और आपको ये कॉलेज अलाउड हुई है और आप यहाँ पर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड आप करने आए हैं, जो कि आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपको बीएससी तो पढ़ाई जाएगी, साथ में आपको एजुकेशन के पेपर भी पढ़ाए जाते हैं। अब अगर बीएससी के पेपर के साथ साथ जितने बीएससी के पेपर हैं वो सारे रखे जाएं और उसके साथ में एजुकेशन के पेपर पढ़ाए जाएं तो बच्चे के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है ज़्यादा। तो उस बर्डन को कम करने के लिए क्या किया गया है कि जो साइंस के पेपर होते हैं उन साइंस के पेपर्स को कुछ कम कर दिया गया है हर ईयर में से, और ऐड क्या किया गया है, एजुकेशन के सब्जेक्ट या एजुकेशन के पेपर ऐड कर दिए गए हैं। जैसे नॉर्मल बीएससी की हम बात करें तो वहाँ केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, लेकिन जो आप लोग हैं बच्चे बीएससी बीएड वाले, उनके लिए केमिस्ट्री के सिर्फ 2 पेपर ही पढ़ने हैं उनको फर्स्ट ईयर में आपको बीएससी के सिर्फ, या मैं कहूँ केमिस्ट्री के सिर्फ 2 पेपर ही पढ़ने हैं, और वो 2 पेपर हैं, एक तो फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बीएससी में थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, वो बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी बात आपके। मैं फिर से बता देता हूँ कि बीएससी नॉर्मल बीएससी की अगर हम बात करें तो उनके 3 पेपर हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। और जो बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके चूंकि एजुकेशन के कुछ पेपर ऐड होते हैं, तो जनरल साइंस के जो पेपर हैं उनको कुछ कम कर दिया जाता है, और वो ऐसे कम कर दिए गए हैं कि जो एवरी सब्जेक्ट, जो ईच सब्जेक्ट के 3 पेपर थे उनको 2-2 कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कम हो गए तो फिर वो एजुकेशन के पेपर वहाँ जोड़ दिए जाते हैं। तो आपके केमिस्ट्री के सिर्फ 2 पेपर हैं, बीएससी बीएड वाले बच्चे ध्यान से सुनना, आपके फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के सिर्फ 2 पेपर हैं, और वो 2 पेपर कौन से हैं, पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एंड द सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब रही बात, ये तो बात हुई पेपर की, उसके बाद बात करें हम पेपर के अंदर जो सिलेबस है, जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं उनकी। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं है, यानी पेपर के अंदर का जो मटेरियल है, जो यूनिट्स हैं, वो एज इट इज़ हैं, चाहे वो बच्चा बीएससी का हो या फिर वो बीएससी बीएड का हो, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अब मैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो बीएससी और बीएससी बीएड दोनों के लिए है। कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसका कोड जो है, वो कोड जो है उसका वो है CH101, और इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपके हर पेपर में जो है टोटल 5 यूनिट्स होती हैं। आप देखिए यहाँ पर भी जो है इसकी 5 यूनिट्स है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एंड देन उसके बाद में देखिए सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हर पेपर के अंदर जो है 5 यूनिट्स होती हैं, और उन 5 यूनिट्स को जो है अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। पेपर किस तरीके का आता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, ये हम बाद में कभी और लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे, और ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इस सिलेबस में कुछ दिनों बाद में जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगी, कॉलेजेस ओपन होंगी, तो थोड़ा बहुत करेक्शन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो मे बी पॉसिबल सिलेबस को डिडक्ट किया जाए, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकते हम, बट हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सिलेबस का डिडक्शन होगा, है ना, 1 यूनिट, या जिसको हम कहें कि यूनिट्स के बीच में से कुछ टॉपिक्स हटाए जाएंगे, या पूरी पूरी कोई यूनिट्स हटाई जाएगी, लेकिन वो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल हमारे को ये पता है कि हमारे को 5 यूनिट पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए 5 यूनिट क्या क्या है। अगर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखें तो वो काफ़ी हद तक जो है आपके मैच करता है 11th और 12th की केमिस्ट्री से, या आप एक तरीके से ये कह सकते हैं तो कि 11th और 12th की केमिस्ट्री आपने पढ़ी है अभी तक, वो पूरी केमिस्ट्री आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हो वापस, एक तरीके से रिवीजन है। जैसे आप देखें इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपके, यूनिट फर्स्ट जो है वो है आपके केमिकल बॉन्डिंग, और उसमें भी स्पेशली क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड नहीं है ये, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है यहाँ हमको स्पेशली। और आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 था आपके 11th क्लास में जो था केमिकल बॉन्डिंग, और वहाँ पर आपने पूरा जो है कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ा है ज़्यादातर, है ना, जिसमें आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर उसके पोस्टुलेट्स पढ़े, यानी उसकी जो अभिग्रहिताएं हैं, है ना, और उसके जो
जो कमियां हैं, जो डिमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, वो भी पढ़ी, है ना। देन वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसी के अंदर आपको मालूम होगा संकरण का बारे में बताया गया था, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ हैं, वीबीटी है, उसकी लिमिटेशंस हैं, है ना, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन कौन सा, सभी प्रकार के आ गए, एसपी है, sp2 है, sp3 है, dsp2, sp3 d, dsp3, sp3 d2 एंड d2 sp3, और विद एग्जाम्पल, इनको जो है एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आपको मालूम है कि वहाँ पर हमने पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, है ना, यानी कि संयोजकता बंद प्रतिकर्षण सिद्धांत जो था वो, ठीक है, संयोजकता बंद इलेक्ट्रॉनों का जो प्रतिकर्षण सिद्धांत है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। देन उसके बाद में जो है आपको याद होगा वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे जो है अणुओं की संरचनाएं थी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में, अणुओं की संरचनाओं में जो अंतर आता है उसका कारण क्या था, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर आती है एमओटी यानी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी अणुगतिक अणु कक्षक सिद्धांत, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आणविक कक्षक सिद्धांत है वो, ठीक, और वो भी आपने जो है पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर, ठीक है, वही है यहाँ पर सारा। देन यहाँ पर एक और टॉपिक है इसके अंदर साथ में, जो डाइबोरेन होते हैं उनमें बॉन्डिंग। देखिए डाइबोरेन में 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर होता है सिस्टम। अब ये कैसे होता है जब अपन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो सेकंड यूनिट है वो अपनी है यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड, वही केमिकल बॉन्डिंग ही है, ध्यान रखिए। देखिए केमिकल बॉन्डिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पोर्शन जो है यूनिट फर्स्ट, उसमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ाया गया है, और जो सेकंड पार्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें क्या पढ़ाया गया है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड पढ़ाया गया है। आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध जिसको हम कहते हैं। और आपको याद होगा ये भी आपने जो है काफ़ी हद तक 11th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर नंबर आई थिंक शायद 6 में पढ़ा है आपने, जहाँ थर्मोडायनेमिक्स थी, यानी उष्मागतिकी, वहाँ आपने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा है। और लैटिस एनर्जी तो आपने 12th में भी पढ़ रखी है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, यानी कि ठोस अवस्था, वहाँ पर भी आपने लेटिस यानी जिसको हम कहते हैं जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। बोन हेबर साइकिल, कोई भी क्रिस्टल बनता है तो कैसे बनता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उत्सर्जित कर रहा है या अवशोषित कर रहा है, उसके बारे में पूरा ये बताता है, ठीक है। और जल योजन ऊर्जा जो होती है, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉलिबिलिटी ऑफ लैटिस सॉलिड, आयनिक सॉलिड जो है उनके विलेयता के ऊपर क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें हैं। फजन रूल है ना, और ध्रुवणता, जो फजन रूल था वो किसके बारे में था, ध्रुवणता के बारे में था, आयनों की ध्रुवणता के बारे में, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। एक यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रेडियस रेशियो लॉ या रेडियस रेशियो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात जो नियम है वो चीज़ है ये। और इससे हमको क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलता है, यानी उप सहसंयोजन संख्या पता चलती है, हाँ? कि अणु में जो है उप सहसंयोजन संख्या कितनी, यानी अणु कितने, या हम बात करें कि एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा होता है। जैसे हम बात करें NaCl की, तो NaCl में हर एक Na आयन 6 Cl आयनों से घिरा हुआ होता है, और हर एक Cl आयन जो है वो एक 6 Na+ आयनों से घिरा होता है, ठीक है। इस तरीके का जो है अरेंजमेंट होता है, और उसी से हमने यहाँ क्या है रेडियस रेशियो इफेक्ट, और उससे क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि जो उप सहसंयोजन संख्या है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी जो है इसी चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल जो है आकर्षण बल, ये क्या होते हैं, आणविक बंध है, या आणविक जिसको हम कह सकते हैं बल है। दे आर नॉट एटॉमिक और आयोनिक बॉन्ड, दे आर मॉलिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है। देन उसके बाद में जो आपकी थर्ड यूनिट है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट, और एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, है ना, 11th क्लास में ही पढ़ा है आपने एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर था जो आपने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें टोटल 6 फैमिलीज होती हैं पी के अंदर, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक।
तो ग्रुप नंबर 13 और 14 जो है ये आपने 11th क्लास में पढ़े थे, और ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक आपने 12th क्लास में पढ़े थे चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। तो यहाँ एस ब्लॉक भी आपको पढ़ाया गया है, और एस ब्लॉक वाले एलिमेंट आप जानते हैं कैसे होते हैं, एल्कली मेटल या नॉन मेटल, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातुएं हैं, या फिर जो है हम इन्हें कहें क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं ये। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, यानी संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सॉल्वेशन एनर्जी यानी कि उनकी चालक ऊर्जा जो है वो क्या है, सॉरी जल योजन ऊर्जा जो है वो कितनी है, कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और एबिलिटी सॉरी स्टेबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, और इसमें साथ में ये भी रीज़न बताए हुए हैं कि क्यों कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट जो है वो स्टेबल होते हैं, उन सब के बारे में है। ठीक है, देन इसके अंदर एक और टॉपिक है वो है सीमेंट, और सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम का है, क्वेश्चन आता है अक्सर, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन है, क्या कहते हैं, टाइप ऑफ सीमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, पोर्टलैंड सीमेंट की किस तरीके से होती है। ठीक है, आप लोगों को विजिट के लिए भी लेके जाया जाता है कई बार। और उसके बाद में एक और जो इसके अंदर टॉपिक है वो है लाइम। ठीक है, लाइम क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है 4th नंबर यूनिट, और वो आता है अपने पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट आप जानते हैं ग्रुप नंबर 13 यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक पूरा होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर ये पूरी डिस्कशन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ थर्ड ए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और लास्ट में क्या आता है, 8th ए। ठीक है, उनके बारे में जो है पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके बारे में जानकारी, सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस एंड सल्फर, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशंस। इसके अंदर दो टॉपिक और हैं। नेक्स्ट है ग्लास। तो ग्लास का भी क्या है कि पहले तो वही ग्लास कितने टाइप का होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस तरीके से बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्या है। ठीक है, और अगर कलर्ड ग्लास चाहिए तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी सारे इसके अंदर है। ठीक है, और एक इसमें टॉपिक है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों टाइप का फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना दोनों तरीके से। ठीक है, देन उसके बाद में 5th नंबर है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर आपने 12th क्लास में थोड़े बहुत भी प्रैक्टिकल किए हो तो आपको मालूम होगा, रेडिकल्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, है ना। और वो जब रेडिकल अपन निकालते हैं, उनके पीपीटी आते हैं यानी प्रेसिपिटेट आते हैं, अवक्षेप आते हैं, तो आपने सुना होगा उनका कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी विलेयता गुणनफल कितना है कहते हैं। और रेडिकल्स को फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर मैनर है, एक प्रॉपर तरीका है। अगर आपने थोड़े बहुत भी किए तो पहले हम एसिडिक रेडिकल करते हैं, फिर बेसिक रेडिकल करते हैं। एसिडिक रेडिकल में भी पहले डाइल्यूट ग्रुप, फिर कंसनट्रेट ग्रुप, फिर जनरल ग्रुप, ऐसे ही बेसिक रेडिकल में 0 ग्रुप से लेकर 6th ग्रुप तक होते हैं। सबका सिस्टमेटिक वे में जो है टेस्ट किया जाता है। हम कहीं से भी बीच में से उठा करके किसी का भी टेस्ट नहीं कर सकते। उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, समान आयन प्रभाव जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसकी एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से करके ये पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। लेकिन इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लैब में जब काम करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, तो ये चैप्टर आपको वैसे भी जो है याद हो जाता है, और इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या इनऑर्गेनिक का जो है अपन ने डिस्क्रिप्शन दिया था या डिस्कशन किया। ठीक है, ये पेपर दोनों के हैं, दोनों से मेरा मतलब है जो नॉर्मल बीएससी है उनके भी है ये पेपर, और जो बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं उनको भी ये पेपर पढ़ना, दोनों के लिए केमिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है। ठीक है, देन हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम शुरुआत वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या केमिकल बॉन्डिंग से किसी से भी कर लेंगे, है ना। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो आता है यूनिट, वो आती है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये जो चैप्टर्स हैं, या मैं बात कहूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस की, इसमें ऑर्गेनिक के सिलेबस में भी ज़्यादातर चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। ठीक है,
11 ट्वेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा था कि ये चैप्टर भी जो है आपने काफ़ी हद तक 11 ट्वेल्थ के अंदर पहले पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो 11th क्लास के अंदर अपना चैप्टर था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जो कि चैप्टर नंबर 12 था आपका, है ना। कार्बनिक रसायन, जहाँ पर आपको स्टार्ट किया गया था पढ़ाना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया गया था, जहाँ आपने आईयूपीएसी सीखी, नेमिंग, आइसोमेरिज्म देखा, है ना। और वहाँ पर आपने जो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स भी देखे थे, यानी मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो, है ना, और क्या उनका यूजेस है, कौन कौन सी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती काम आते हैं, है ना। और हमने देखा था कितने प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस टोटली कितने टाइप की होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है उस चैप्टर के अंदर देखी थी। अगर आपको याद नहीं हो तो आप 11th क्लास की बुक्स आपके पास, सबके पास होगी, आप उसका चैप्टर नंबर 12 उठा करके देखें, एक दिन पढ़ें उसे, क्योंकि आप लोगों को जो एक एक्टिव स्टडी होती है उससे आप काफ़ी दिनों से दूर हैं, करीब 7-8 महीने से दूर हैं। आपने 12th के एग्ज़ाम दिए उसके बाद से दूर हैं, क्योंकि जब तक क्लासेस नहीं लगती बच्चे भी पढ़ते नहीं हैं नॉर्मली, इतना हम भी जानते हैं, है ना। तो आप लोग काफ़ी जो है ऐसे एक्टिव स्टडी से काफ़ी हद तक जो है आप दूर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा जो है अपनी 11 ट्वेल्थ की बुक्स को जो है एक बार नज़र घुमाइए उन पर, और थोड़ा सा उनको जो है एक बार पढ़िए, है ना, ताकि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊँ वो आपको थोड़ा समझ में आ सके, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से पढ़ाई के टच में नहीं हैं। अगर कुछ बच्चे पढ़ाई के टच में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि स्टडी के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी या अपने आप बैठ के पढ़ना बहुत कम बच्चे करते हैं। नॉर्मली क्या, सर ने पढ़ाया तो पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जो है 11 ट्वेल्थ की बुक्स उठाएं, और अगर कोई चीज़ भूल गए हैं जो मैंने अभी तक बताई आपको, जैसे इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग वगैरह क्या है, कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होता है, कैसे होता है, आता आपको सब है, याद है आप लोगों को, लेकिन क्या भूल जाते हैं। उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए वापस, है ना। तो आपको यहाँ जो मैं समझाऊंगा उसको समझने में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, है ना। अब आप जानते हैं कि रिएक्शन जब भी होती है, कोई अभिक्रिया होती है, तो या तो नाभिक से नहीं आक्रमण करता है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, है ना। आप जानते हैं 4 टाइप की होती हैं: एडिशन, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और रीअरेंजमेंट, यानी जैसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन, योगात्मक, है ना, और विलोपन, और लास्ट में क्या है, पुनर्विन्यास। ये 4 प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और उन अभिक्रियाओं में कौन कौन से मध्यवर्ती उत्पाद बन सकते हैं या बनते हैं, और किस तरीके से अभिक्रिया जो है आगे बढ़ती है, वो भी सारा जो है इसी के अंदर हम पढ़ेंगे। कि जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोकेटायन है, कार्बेनायन है, फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, एरीन है, और नाइट्रीन है। ये आपके जो है इसमें कोर्स में है, इतने इम्पोर्टेंट हैं ये, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको समझने का जो मैकेनिज्म है वो भी जो है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है मैकेनिज्म के थ्रू हम पता लगाते हैं कि अभिक्रिया किस तरीके से जो है हो रही है, ठीक है। सेकंड जो यूनिट है इसके अंदर वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिकों में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसकी, यानी कि त्रिविम रसायन जो है उनका, वो यहाँ पर जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर आइसोमेरिज्म आ जाएगा बेसिकली, है। और आइसोमेरिज्म भी दोनों टाइप का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी, यानी संरचनात्मक समावयवता तो है ही, उसके अलावा त्रिविम समावयवता भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। कायरलिटी क्या होती है ना, वो पता चलेगा। कायरलिटी क्या चीज़ है, किस तरीके से जो है उसे बचाने की कोशिशें हो रही हैं, कायरलिटी सॉरी,
कायरलिटी क्या है वो आपको इसके अंदर जो है पता चलेगा, और सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, यानी कि सममिति तत्व क्या है, और कौन सा अणु सममित होगा, कौन सा अणु असममित होगा, यानी सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा, किसके अंदर जो है कायरल कार्बन उपस्थित है नहीं है, ये सब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं क्लास 12th के अंदर, ठीक है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो आप जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसका एक टाइप है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसका एक टाइप है, और कन्फर्मेशनल के हो गए ये तो दोनों, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, वो भी उसका एक टाइप है। ये सभी प्रकार के जो आइसोमेरिज्म है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर वो हम यहाँ पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। सॉरी। देन यूनिट जो थर्ड है वो है एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, डाइन और एल्काइन। इसमें भी देखिए जो एल्केन है और एल्कीन है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, है ना, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़े हैं। साइक्लोएल्केन, डाइन और एलाइंस, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस तो आप पढ़ चुके हैं। सिर्फ साइक्लोएल्केन और डाइईन्स, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपने जो है नहीं पढ़े हैं 11th और 12th क्लास के अंदर, जो यहाँ नए जुड़े हैं। बाकी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। इनकी बनाने की विधियाँ यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे इनकी। फोर्थ नंबर जो चैप्टर है या यूनिट है वो है एरिन्स और एरोमेटिसिटी। एरिन्स और एरोमेटिसिटी जो है ये टोटली जो है बेंजीन से रिलेटेड यूनिट है। एराइल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप जो बेंजीन जो होता है उससे रिलेटेड है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसी उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, केकुले स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर उसका बनाना होता है। हकल रूल क्या है, एरोमेटिक आयंस किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और बेंजीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजीली होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं का आक्रमण उसके ऊपर आसानी से हो जाता है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आसानी से आक्रमण करता है। इसीलिए जो बेंजीन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताते हैं। तो उसी के बारे में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होगी, कैसे होगी, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा, कौन कौन सी होंगी, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है यूनिट नंबर जो 5 है, यानी अल्काइल और एराइल हैलाइड। अगर आपको याद हो तो आपके 12th क्लास में ऑर्गेनिक का पहला ही चैप्टर यही था, अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, ठीक है, जिसका नाम रख दिया गया था हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न में आपने वहाँ दो चीज़ें ही पढ़ी थी, एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा पढ़ा था एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के बनाने की विधियाँ यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वैसे ही एरिल हैलाइड का भी हमने यही पढ़ा था, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से बनाया जाता है, और उसकी भी क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी जो है हमने डिस्कस करी थी। ये जो दो पेपर हैं, ये 5वीं यूनिट ख़त्म हो गई, और ये जो दो पेपर हमने आज डिस्कस किए हैं, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये दोनों पेपर चाहे बच्चा बीएससी का हो या बीएससी बीएड का हो, दोनों के लिए है और कॉमन है। इसीलिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर यही चीज़ें स्टार्ट करेंगे। थर्ड पेपर और है, आप देखेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, पर ये ओनली बीएससी वाले बच्चों के लिए है। तो ये जब भी मुझे डिस्कस करना होगा हम बीएससी बीएड वाले बच्चों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे या उन्हें वो वीडियो नहीं डालेंगे। पर अभी हम सिर्फ ये दो चैप्टर ही हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकंड इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसलिए ये दोनों के लिए डाला जाएगा, ठीक है। यानी चाहे वो बच्चा बीएससी का है या बीएससी बीएड का है, उनके सब के लिए ये जो है लेक्चर डाला जाएगा। अब यह है कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे, यानी मैथोडोलॉजी क्या है, हम थोड़ी उसके बारे में बात कर लें। मैथोडोलॉजी ये है कि मैं आपको बुक की पीडीएफ, अगर मेरे पास नोट्स हैंड रिटन है तो उसके, नहीं तो मैं बुक की पीडीएफ जो है आपको डालूंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम की बुक की पीडीएफ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम बुक की पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। आप वीडियो देखें, जैसे अभी ये चल रहा है इसी तरीके से
ये कर्सर चलता रहेगा इसी तरीके से, और मैं उस टॉपिक को समझाता रहूँगा, आप उसको ध्यान से सुने। ठीक है, उस टॉपिक को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, और उसके बाद में आपको खुद को जो है क्या करने हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये आपका अपना काम है। ठीक है, मैं रोज का 35 मिनट 40 मिनट इतना ही पढ़ाऊंगा। उस चीज़ को आप अच्छे से सुने, समझें। उसके बाद पीडीएफ मैंने डाली रखी रहेगी, तो पीडीएफ खोल करके आप नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। वैसे तो बुक की फ़ोटोकॉपी है, आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसमें अंडरलाइन करके भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करेंगे। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है बुक की पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया करूँगा, जो भी यूनिट चलेगी उस यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, और इसी तरीके के जो है आपको लेक्चर जाएंगे जिसमें कर्सर चलता रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं उसमें बता सकता हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से जो है इसको स्टडी करेंगे, अपन यही मेथोडोलॉजी इसमें जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, इनसे पहले जो है अपन कुछ कल जो है कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो है बात करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट ही हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सी है, केमिकल बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रोज आपके पास में जो है वीडियो चले जाया करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।